हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए डेली यूपी टेट के लिए हिंदी की क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। हिंदी की क्लास आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। हिंदी के एमसीक्यूज़, कुछ पीवाईक्यूज़ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी को हम आपके साथ डेली डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कृपया जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? यानी कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये क्या होते हैं? मैंने ही बता दिया, स्वर होते हैं। ऑप्शन ए स्वर, बी व्यंजन, सी मात्रा या डी विसर्ग। तो साथियों ये होते हैं आपके स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये आपका एक मात्रिक होते हैं, ये द्विमात्रिक, और प्लुत स्वर आपके त्रिमात्रिक। यानी जो ओम होता है, ओम जो लिखते हो आप, ये आपका प्लुत स्वर होता है हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ऐसे ही होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये आपके सभी के सभी स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? अब आपको ऊष्म व्यंजन छांटना है, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स, बी स, या सी ग, या डी स। तो देखिए साथियों, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं, वो होते हैं आपके चार होते हैं। एक तो तीनों स हो जाते हैं, स स, और एक आपका होता है। ये सभी आपके ऊष्म वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। देखिए हमारा आपका यहाँ पर ग है जो कि ऊष्म वर्ण नहीं होता है, हमसे नहीं ही पूछा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी कि अशुद्ध वर्तनी इनमें से कौन से शब्द में लिखी हुई है? ऑप्शन ए साधु, बी शून्य, सी सांसारिक, या डी हस्तक्षेप। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी हस्तक्षेप। जो हस्तक्षेप लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। हस्तक्षेप लिखा जाता है, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप वर्ड होता है। ये बिल्कुल सही होता है, इसमें आ लगा हुआ है हस्तक्षेप, इसलिए ये आपकी वर्तनी गलत हो जाएगी। हमसे गलत ही पूछा था, अशुद्ध वर्तनी। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब शुद्ध शब्द छांटना है आपको कि कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन ए चांद, बी अंगना, सी अंक, या डी आंख। तो साथियों देखिए इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अंगना। जो अंगना शब्द है ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अंगना ऐसे ही लिखा जाता है, ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। जबकि चांद जो है इसमें आपकी चंद्रबिंदी होती है, तब सही होता है। ये अंक है, अंक में चंद्रबिंदी नहीं होती, खाली अंक की बिंदी होती है, तो ये यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ है। और जो आंख है, आंख में भी आपकी चंद्रबिंदी होती है, ये वाली जो चांद में होती है वही आंख में होती है, ये तब सही होता है। यहाँ पर ये तीनों गलत लिखे हुए थे, अंगना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है। यानी जो पितृ प्लस अनुमति है इसका संधि क्या होगा? इसको जोड़ करके वर्ड क्या बनेगा? ऑप्शन ए पित्रानुमति, बी पितृनुमति, सी पितृनुमति, या डी पित्रानुमति। तो देखिए पितृ प्लस अनुमति मिलकर के आपका बनेगा पित्रानुमति। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इन जो आते हैं इन सभी को मात्राओं को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ऑप्शंस भरने में। देखिए ये आपका लिखा हुआ है पित्रानुमति, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है पित्रानुमति, लेकिन यहाँ न है, न में ये बड़े ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है। तो इन मात्राओं को भी बहुत बड़े ही ध्यान से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आंसर देने में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीलकंठ में समास है। जो नीलकंठ शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए अव्ययभाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो नीलकंठ शब्द होता है उसमें समास होता है बहुव्रीहि समास, जो तीसरा अर्थ देता है। नीलकंठ महादेव को कहते हैं, तो ये तीसरा अर्थ देता है, इसको बहुव्रीहि समास हो जाएगा नीलकंठ में। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किताब शब्द क्या है? जो किताब शब्द है ये क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, बी विदेशज, सी देशज या डी तद्भव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विदेशज। जो किताब शब्द है वो आपका विदेशज शब्द है। किताब विदेशज शब्द होता है, विदेशी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? जो सफेद का विलोम कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए बेदाग, बी उजला, सी स्याह या डी पीला। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी स्याह है। जो स्याह शब्द है ये स्याह शब्द है ये सफेद का विलोम होगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। जो कामदेव होता है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन ए विडोजा, बी पिसुन, सी मार या डी अस्म। ये अस्म लिखा हुआ है, ये वाला है आधा से में अस्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मार। जो कामदेव होता है उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से मार होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धनंजय का पर्याय है। जो धनंजय शब्द है इसका पर्यायवाची बताना आपको। ऑप्शन आपके ए गुडाकेश, बी धनुर्धर, सी मृत्युंजय या डी सारथी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुडाकेश। जो धनंजय शब्द है उसका पर्यायवाची होगा गुडाकेश। गुडाकेश धनंजय का पर्यायवाची होगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रार्थना या निवेदन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी कि जो प्रार्थना और निवेदन करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके ए स्तुति, बी प्रार्थी, सी भक्त वत्सल या डी भजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रार्थी। उसको प्रार्थी कहा जाएगा। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को एक शब्द में प्रार्थी बोला जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? यानी कि जो चतुर है इसका समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये छांटना आपको। देखिए नहीं शब्द को बड़े ही ध्यान से गौर से पढ़ना आपको एग्जाम में। इसमें बहुत बार गलती होती है, नहीं पढ़ते हैं और ऐसे ही ऑप्शन लगा देते हैं जल्दबाजी में, वो आंसर आपका गलत हो जाता है। तो कृपया करके क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ें कि पूछा क्या गया है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ए खुदगर्ज, बी तीव्र गति, सी हाजिर जवाब या डी फुर्तीला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खुदगर्ज। जो चतुर शब्द है इसका समानार्थी यहाँ पर खुदगर्ज नहीं है। देखिए तीव्र बुद्धि वाला उसको भी चतुर बोल सकते हैं, क्योंकि तीव्र बुद्धि है तो चतुर तो होगा, चालाक। हाजिर जवाब जैसे बीरबल था हाजिर जवाब, वो भी चतुर होता है। फुर्तीला, जो फुर्तीला होता है वो भी चतुर होता है, लेकिन खुदगर्ज जो होता है वो चतुर का समानार्थी नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पानी का भी अर्थ देगा? ऑप्शन ए जंगल, बी वन, सी अरण्य या डी कानन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी वन। जो वन है वो यहाँ पर पानी का भी अर्थ देता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेना एक ना देना दो लोकोक्ति का अर्थ है। यानी कि लेना एक ना देना दो जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए उधार वापस ना करना, बी किसी से उधार ना लेना, सी किसी से कुछ मतलब ना रखना या डी पैसों की लेन देन करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी किसी से कुछ मतलब ना रखना। जो लेना एक ना देना दो इसका लोकोक्ति का अर्थ होगा किसी से कुछ मतलब ना रखना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यानी जो गंगा है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? सीधा सीधा ये बताना आपको कि गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा या डी समूहवाचक संज्ञा।
तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो गंगा है ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि गंगा केवल एक ही है, किसी एक ही चीज को दर्शाता है। गंगा गंगा एक ही नदी है, कोई ज़्यादा तो है नहीं, तो इसलिए किसी स्पेसिफिक चीज को जो दर्शाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वहां पर। यहाँ पर आपका गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए शोभा, बी शस्त्र, सी पालन या डी नृत्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शोभा। जो शोभा शब्द लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। शोभा आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब भी आता है, आप जो वाक्य दिए होते हैं, सॉरी शब्द जो दिए होते हैं ऑप्शंस में, उन ऑप्शंस के शब्दों को वाक्य प्रयोग करके देखिए, उनका अपने आप पता लगेगा आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपका शोभा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? आपको बताना है संप्रदान कारक कौन से वाक्य में है। ऑप्शन ए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, बी राम घर पर सो रहा है, सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए या डी निसार खेलता है। तो देखिए साथियों, जो संप्रदान कारक होता है उसमें जो कोई व्यक्ति किसी को दान देता है, दान देना भी एक संप्रदान कारक में ही आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ये आपका दान देना भी संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, यानी कि आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए चौगुना, बी तिगुना, सी सब कुछ या डी दूना। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, वो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी में सब कुछ। जो सब कुछ है ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, जबकि आवृत्ति मतलब बार बार किसी चीज़ की आवृत्ति हो रही है। जैसे चौगुना, यानी कि 4 बार कोई चीज़ की आवृत्ति हुई है तभी तो चौगुना बोलते हैं। 3 गुना, उसकी 3 बार आवृत्ति हो रही है। 2 गुना 2 बार हो रही है, तो आवृत्ति हो रही है। लेकिन सब कुछ में आवृत्ति नहीं होती है। ये आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। जो ये चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो ये वाक्य है, इसमें आपको विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण, कौन सा शब्द विशेषण है यहाँ पर। ऑप्शन ए विद्यार्थी, बी प्रश्न, सी चतुर या डी पूछो। तो देखिए साथियों, यहाँ पर विशेषण क्या होता है, किसी चीज़ की विशेषता बताना, वही तो विशेषण होता है। अब विशेषता कहाँ हो रही है यहाँ पर? देखिए चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता है कि विद्यार्थी कैसा है, चतुर है। चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता है कि विद्यार्थी चतुर है। तो चतुर शब्द हो गया यहाँ पर विशेषण। ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि विद्यार्थी चतुर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चतुर आपका यहाँ पर विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिया चुनिए। अखिल घर के आंगन में खेलता है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है अखिल घर के आंगन में खेलता है, इसमें आपको क्रिया बतानी है। इसमें क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए खेलता है, बी अखिल, सी घर के या डी आंगन में। तो देखिए साथियों, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको सीधा सीधा पूछा है कि कौन सी क्रिया है, खेलना। अखिल आंगन के घर के आंगन में खेलता है। खेलना क्या होता है? खेलना एक तरह की क्रिया ही तो होती है। तो ऑप्शन ए में है खेलता है, ये आपकी क्रिया है यहाँ पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो गया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।